जब इसका नो बेरा पड़ जाए ना तो चालू है के पढ़ ले मेरा भाई कुकर पट्टा खा या दे या तुम दे कदे आड़ा उनमें धक्के खांदे हैं नहीं जहाँ तेल फूकते तो राम राम गुरुजी। राम राम भाई सरवा साहब। और एक चीज मैं बता दूं हमने सारे ने कि हरियाणा में हमेशा मैं बुजुर्गों तय कथाएं सुनते आया हूँ, कहानी सुनते आया हूँ। किताब मैंने बहुत कम सुनने मिली है। जब मैं गुरुजी तो मिला जीनते हैं धर्मपाल मलिक जी, मतलब इतनी किताब पढ़ रखी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ आज और हरियाणा के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करूँ था, थोड़ा बहुत नुए कोई किताब पढ़ना किते पा गया तो पढ़ लिया। लेकिन गुरुजी मिले जिनने बहुत सारा पढ़ रखा है तो आज इन तक बात करांगे। और गुरुजी मतलब हरियाणा कड़े तो शुरू होया के है के इसका वैसे तो हरियाणा का इतिहास शुरू हो जाता महाभारत से। अच्छा महाभारत है। हाँ। अच्छा। और इतिहासकार तो उसको कौरवों पांडवों की लड़ाई बताते हैं। हरियाणा की जो कौरवों पांडवों की लड़ाई थी महाभारत को कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है नी जो हम है साइंटिफिक स्टडी करने वाले आदमी, ठीक है, और फैक्ट्स के आधार पर बोलने वाले आदमी, ये नहीं मैं जोगी बाटों की कहानी सुना दी। हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरे हिसाब से उस सेटलमेंट का युग था, लोग कैसे बसे में अपनी बस्तियां बनाए। अच्छा। और वो जमुना नदी के किनारे की लड़ाई थी भाई, क्योंकि जो तकड़े आदमी थे नहीं, हाँ, वो नदियों के शहर किनारे बसा कर दे। अच्छा। जितनी भी सब हत्याएं हैं तकड़े नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि पानी जो नहीं आदमी की पहली आवश्यकता है। और जहाँ नदियां होंगी वहीं फसलें होंगी या बाढ़ आएंगी, फिर जो नहीं घास पैदा होगा। और पशुपालन ज्यादा था खेती से भी। पहले पशुपालन आया है, उसके बाद खेती बाड़ी आई है। खेती आई ने तो कोई 10,000 साल हुए हैं। तो पशु के खा करते घास फूस, अब पशु घास फूस खाते, वो आदमी उसका दूध पीते या शिकार कर दे तो मांस वगैरह खाते। अच्छा। हाँ। तो हरियाणा मतलब तो मेरे हिसाब से वो जो महाभारत की लड़ाई थी ना, वो कबीलों की लड़ाई थी और वो जमुना के किनारे सेट होना चाहते थे। अब भी आप देखोगे नहीं, आप हरियाणा में हरियाणा की जातियों को देख लो। हाँ। बढ़िया जमीन हवा जाटों के पास है। हाँ। उससे थोड़ी ही कम उपजाऊ हवा ईरों के पास है। हाँ। और जो गुजरों के पास है नहीं, हाँ, वह जमाए वो भीड़ बकरियां चराने खातर पशुपालन खातर वो पहाड़ियों के किनारे चढ़ा दिए। अच्छा। तो ऐसा मतलब तो यार जमीन क्यों मतलब ऐसा इतिहास में बटी है? कास्टों में नहीं, और जमीन तो राजा की जमीन होती थी, जो नहीं वो जाटों के पास ज्यादा थी। या जिस भी जैसे हीरवाल में हीरों के पास ज्यादा है। एरिया के हिसाब तो एरिया के हिसाब से है। हाँ। तो जितनी अर्बन स्टेट आपको हरियाणा की मिलेंगी, उनमें मेजोरिटी में आपको उन लोगों की कोठियां मिलेंगी जिनके पास लैंड होल्डिंग थी और अच्छा, जिनके बच्चे पढ़ गए। ठीक है। इस तरह से हरियाणा का विकास हो गया। अब आता है हरियाणा शब्द आया कहाँ से? हाँ। जैसे चौहान राजपूत है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं। इस हरियाणा को आबाद करने वाले सबसे पहले जो थे नहीं, हाँ, वो राजपूत थे। हरियाणा में जो सबसे पहले बसे, वैसे तो 5,000 साल 3540 4,000 साल पहले महाभारत हुई। अच्छा। लेकिन स्थायी बस्ती नहीं थी। हाँ। ये नहीं हम आपका जो गांव मतलब है लड़े और चले गए। लड़े कुछ दिन रहे वहां पे। हाँ। आज भाई बरसात आई तो आपके इलाके में आएगी। हाँ। सूखा पड़ा तो नदियों की तरफ पशुओं को चराने चले गए। ठीक है। या 2 साल 4 साल रहे, फिर खापों की लड़ाई होती थी, दाड़ आती थी। आज भी हम काम है तने दाड़ का जानी मतलब नहीं एक सॉरी दाड़ का दे दिया मैंने, मेरी माँ कहा कर दी इस तरह अड़बाद कर देता था ना, दाड़ का दे दूं ना। खासकर मास ने कहेगी दाड़ का जानी। अच्छा दी हो। अच्छा। वो दूसरे की मास की सामने खाना भाग दी हो। हाँ। कहेगी दाड़ का जानी। तो दाड़ होती थी, एक गिरोह होता था लुटेरों का। अच्छा। वो जो नहीं 500-700 उसमें आदमी होते थे और जो नहीं वो पशु होते थे 1000 2000। जिस भी वो गांव के पास से गुजरते, कोई ओढ़े को 10-20 मास ले रहा लठ मार के उसकी तो दबाई देंगे, उसकी मास को दे। अच्छा। वो उस दाढ़ में मिला के उनके पास जो 1500 जान पशु थे, उन्हीं में रला के उड़ ले जाते। इस तरह गांव गल 50-100 पशु खोज ले जाते। अच्छा। तो पशुओं के टोले को लूटने वालों को दाढ़ कहते थे। अच्छा। इसलिए ये शब्द वहां से आया था ना, दाढ़ का जानी। हाँ, तो दाढ़ में गयोड़ी मास से उल्टी को आई। अच्छा अच्छा। और वहीं से ये खाप सिस्टम शुरू होता है। जैसे एक गांव छोटा है। हाँ। उस मेरा मामा का गांव खुंगा कोठी है, मेरी माँ बता करती। अच्छा। वो राजा का बसाया वाला गांव है, नहर के किनारा छोटा था, अब तो बड़ा हो गया। अच्छा। तो उसमें एक बारी
गांव में तो जनेत चली गई, गांव में तो सारे आदमी 150 70-80 जो नहीं वो जनेत में चले गए भाई, ताकि कोई दुल्हन ने नहीं लूट ले, दुल्हन के पास जेवरात होते हैं। ठीक है। तो गांव में आदमी रह गए 20-30 चोर आ गए 100, सारी जो नहीं रात दला बजेगा औरतां का लुगाइया का आदमी मंडेरिया पड़ी मारेंगे रुक के वो चोर मुश्किल से पीछे 2:30 सवेरे 4 बजे उठ के गई। अच्छा। तो वहां से फिर एक गांव का भाईचारा दूसरे गल्ला, दूसरे का तीसरे गल्ला, एक खाप सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा, तो यो मतलब नू इकट्ठे और पहले अब तो हो जाते हैं खाप की खाप में, अब भी जो नहीं ब्याह नहीं होते। खाप की खाप में कोने होंगे ब्याह? हाँ। सरनेम में भी कोने होंगे? सरनेम में गोत में भी नहीं होते। अपना गोत क्यों हटा कर रही है? गोत पहले ऐसा है जैसे नानी का, दादी का, ये एक साइंटिफिक है। अच्छा। आप जो नहीं मुर्रा नस्ल के भैंसे क्यों पालते हो, क्या तो लिया हो यूनिवर्सिटी में? अच्छी ब्रीड के लिए, अच्छी ब्रीड के खागड़ क्यों लिया हो, या क्रॉस अच्छा बालक हो, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाते? हाँ। क्रॉस ब्रीड गेहूं की फसल है जैसे, ये क्रॉस ब्रीडिंग कराएगा तो इन जड़ 15 मन किले की आगर दी 60 मन पर पहुंचा दी। हाँ। तो क्रॉस ब्रीडिंग से अच्छी ब्रीड पैदा होती है। अच्छा। इसलिए वो गोद छोड़ते हैं। या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खानदानी बीमारियां होती हैं, जैसे कई परिवारों में आपको चूंदे मिलेंगे, कईया में तोतले, चूंदे, कईयों में तोतले मिलेंगे। तो ताकि वो क्रॉस ब्रीड हो जाए, वो जो 2-3 गोद छोड़ दें तो वो खानदानी बीमारियां आगे ना बढ़े। इसमें साइंटिफिक है। ठीक है। एक अंग्रेज ने लिखा है, द इंडियन मैरिज सिस्टम इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो शादी का सिस्टम है नहीं, ये सारी दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्या बात है। और क्यों है? मतलब हमारी बुढ़िया एक भी तो इसी को पाओ जिसके तलाक हो गया हो। बुढ़ी को हाँ, यो मतलब नायर ब्राह्मण देख क्या कर दे तो कितनी मजबूत इंस्टीट्यूशन है ये मैरिज इंस्टीट्यूशन। कोई मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन अपने बुढ़े का चलावड़ा किसा सिस्टम है। मतलब देख मारपीट तो घर उस टाइम भी था, तो खड़केंगे। अब तलाक हो जाए, अब भी हो जाए मारपीट, पहले तलाक नहीं होती थी। तो कितना मतलब जाथर अब तो चुटकला आ गया, एक औरत का उसका खसम में मार दिए, वह चौकी में जा खड़ी हुई, मारा खेड़ी चौक पे। अच्छा। वो थानेदार बोले आजे भाई बाबूजी। वो गया बोला धरती में बैठ से, बोला क्या तुम्हारे तो नहीं इसका, बोला जी आज पास से कौन मारू, और ये 2 जोड़े हाथ में नन्नू कौन बेरा था, या सरकारी है, मतलब सोचता था मेरी बहू से और मैंने जान इसका मार दिया। तो अब वाला सिस्टम नहीं था पहला, तो उस घर को वो इसीलिए तो ये क्या कर दे 3-7 पीढ़ी की रिश्तेदारी है, जिसमें घर में आ जाती थी वो उस घर को अपना घर ही समझती थी। यह चीज है। तो मतलब उस टाइम का हरियाणा आया। हाँ, तो हरियाणा शब्द कहाँ से आया? पहली बात तो चौहानों ने बसाया। चौहानों ने नहीं बसाया। अच्छा। राजपूत आए सबसे पहले। अच्छा, यहाँ के ओरिजिनल नागरिक थे। ठीक है। तोमर राजपूत, जिनको तोमर तंवर तुर कहते हैं, उनकी आगे जाके 3 ब्रांच होते हैं। ठीक है। जाटू और सतरोड़ा और रागू। जैसे लुहारी रागू आपने नाम सुना होगा, रोगी सिस्टम है। आसी के पास एक सतरोड़ गांव है जिसमें ये नारनुंद मोट और ये खांडा खेड़ी बासी पेटवाड़ी आते हैं, इसको सतरोड़ खाप कहते हैं। एक जाटू खाप है उधर, वो तुसाम रोड की तरफ मिलेगी आपको, जैसे जाटू लुहारी है। बलियाली में जाटू राजपूत है। तो वो जो नाना से लेकर इधर और बापुड़ा से लेकर शिवानी तक जाया करती, बालसमंद शिवानी तक। अच्छा। 100 के लगभग गांव है उसमें आज भी। जाटू खाप सबसे बड़ी। तो ये रांगड़ों के गोद थे। अच्छा। जाटू भी और रागो से लुहारी। रागो का मतलब रोगी के गांव हमारे 20-22, उसका चौंतरा जो नहीं रोगी उसमें है, रोगी का चौंतरा। अच्छा। किसी जमाने में लुहारी में होता था। ओके। क्योंकि चौधर उनकी रागो की थी, रांगड़ों की। एक गांव है आपको सिंदड़। उसका आगे जो नहीं अब भी रागो गांव लिखता, कई गांव ऐसे हैं जो जाटां के गांव है, उनके आगे जो नहीं वो लिखता खानपुर सिंदड़ गांव है। अच्छा। तो सिंदड़ रागो लिखते हैं, उसके आगे वही है। तो इस तरह से जो नहीं यहाँ थे, तो सबसे पहले तो आए वो, और फिर जो नहीं अपने वैसे तो जहाँ जिसका सूत बिठेगा बसेगा, लेकिन तारीखदान ऐसा लिखते हैं इतिहासकार में सबसे पहले वो आए थे उधर।
इन टिब्बिया में, हिसार के टिब्बिया में, हिसार के टिब्बिया में। उसके बाद वैसे हमारी कोई हरियाणा जो आज का गांव है नहीं हमारा, आज का गांव जो भी गांव है हरियाणा में, कोई भी गांव 1000-1200 साल से पुराना नहीं है। अच्छा, ये आदमी तो थे महाभारत 500 साल पहला जुड़े थे, 10,000 साल पहले भी यहाँ थे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जरूरी नहीं भाई वो आज सिसाई में बसते हैं तो 5,000-1500 साल पहले भी सिसाई में बसते हो। अच्छा, इस तरह माइग्रेशन होता रहता है पॉपुलेशन का, एक जगह से दूसरी जगह भी गई, एक जगह समझ गया। लेकिन एक इतिहासकार जो मेरा सबसे फिट व्याख्यानी कृष्ण नाम का हिस्टोरियन है, अच्छा, उसने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गजटियर में लिखा है हाँ। झाड़ बहुत ज्यादा थे अपना हरियाणा में 2 मेन रूट थे। देखो आप जब से इतिहास उठा के देखोगे, दिल्ली जोनी हरियाणा इंडिया की सत्ता का केंद्र रहा है, सेंटर रहा है। हाँ। महाभारत के टाइम में इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। इसमें 2 रूट जाते ही हैं, जो भी यहाँ अटैक करने के लिए आया, लुटेरा को या राज करने के लिए, हाँ। वो हमेशा उत्तर की तरफ से आया, अफगानिस्तान की तरफ से, खैबर दरे से आया। हाँ। तो 2 रूट, एक तो जाता है जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, जरनैली सड़क भी कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं, जो अपने दिल्ली से चला सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला और ये जालंधर, लाहौर तक चला जाता है। आगे फिर ये अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक। दूसरा रूट था हमारा सुलेमानी सड़क कहते थे। अच्छा, जो हमारा जैसे दिल्ली से रोहतक, रोहतक से हांसी से हिसार, हिसार से फतेहाबाद, फिर जो सिरसार, अबोर, फाजिलका होते हुए दीपालपुर, पाकपट्टन और मुल्तान तक चला जाता है। और दिल्ली मुल्तान रोड कहते थे इसको, और आगे ये ईरान तक चला जाता है। तो इन दोनों जो भी बाहर से आता उसको ये कोशिश कर दे जानी भी लूटने की, या दिल्ली को लूट के वो वापिस आंदा तो कुछ माल उसका लूट लिया कर दे, 5-10-20 घोड़े जो हरियाणा तो आया कर दे, जो हरियाणा है वो दिल्ली जा या दिल्ली से वापिस फिर अपने देश में जान दे। बताओ गजनवी लूटा था। हाँ, तैमूरलंग को लूटा था गजनवी का मनबेरा। अच्छा, तैमूरलंग को लूट लिया था हरियाणा। जो भी आया थोड़ा बहुत सब ने लूटा। अच्छा, तो ये 2 मेन रूट थे, ये 2 जो जीवन रेखाएं हैं हरियाणा की। अच्छा, दिल्ली से मुल्तान रोड और दिल्ली से लाहौर रोड, ठीक है, ये जीवन रेखाएं। इन दोनों पे ये माल लुटा कर दे। हरियाणवी माल को कहते हैं अड़ना। जैसे हमारा मलिकों का एक जो 4-5 गोतों से मिलकर मलिक बना गठवाला है, उनमें एक गोत जड़िया भी है। अच्छा, वो मेरी बड़ी बहन है, उसकी जेठानी उती कहा कर दी, ए जड़नी, ये उमरा सुल्तानपुर वालों गोत जड़िया है, जड़िया, ए जड़नी शेर में तो पाइया अड़नी। अच्छा, तो अड़ना होता किसी चीज को जबरदस्ती छीनना। ओके, ठीक है। ये जबरदस्ती छीना कर दे, तो इसलिए अड़ने वालों का प्रदेश हो गया अरणियों का प्रदेश। अच्छा। और हरियाणियों के प्रदेश से हरियाणा बन गया। अच्छा। मुझे ये सही बात लगती है, लेकिन बहुत से इतिहासकार इस पे एतराज कर हरी कहना मतलब मैनू को नहीं, हम सारे नू कहेंगे मारे दादे उसने छेटा है, मारे पड़दादे उती छेटा है, नू कोई नहीं कहना मारे छेत के भी आए। अरे किसी ने छेत कोई छेत का है तो कोई छेत्या भी होगा, कोई छित्या भी होगा। मानते उस बात को? ना यार, जायज बात जायज, जब कोई छित्या भी होगा। इसलिए इस बात को लोग पसंद नहीं करते भाई, ये पूरे हम छीना जब्ती करा कर दे। रंगड़ों की आदत थी, रंगड़ तो एक पेशे के रूप में भी अपनाते थे चोरी करना। अच्छा, और रंगड़ तो कया कर दे। एक कहावत है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गजटियर में लिख रखी है कि भाई कुत्ता बिल्ली 2 और गुजर रंगड़ 2, जय ये चारों ना हो तो खुले कुआड़े सो। भाई ये 4 चीज नहीं हो तो तावा लाने की जरूरत नहीं। तावा दोबारा बोले, कुत्ता बिल्ली 2 रंगड़ गुजर 2, जय ये चारों ना हो तो खुलने कुआड़ो सो। क्या बात है, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गजटियर में लिख रखी है। ये इसका मतलब वो कुत्ता बिल्ली तो बचा रही तो बचा है ना, तो कोई दिक्कत को नहीं घर में, कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई चोरी चारी को नहीं, चोरी तो करेंगे तो गुजर में करेंगे, रंगड़ करेंगे, और दूध रोटी खा के भाजेगा तो कुत्ता भाजेगा, दूध बिलोनी पाड़ेगी तो बिल्ली पाड़ेगी। मतलब वो तुलना कर देते। इसका मतलब ये है ये कम्युनिटी थोड़ी बहुत चोरी कर लिया करती। अच्छा, मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ खिलाफ तो हम तो इतिहास की बात कर रहे हैं। मैं तो जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गजटियर में लिख रखा है उसको बता रहा हूँ। और गुजरों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन रंगड़ लोग जो नहीं, वो कुछ लोग पेशे के रूप में भी चोरी अपना लिया करते। मैंने एक चीज और बताओ, अपने जो हरियाणा में है
बुढ़े जो रहे हैं, मतलब वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखो हरियाणा बहुत पुराना ऐसा है, हरियाणा एक बहुत पुराना प्रदेश है। पंजाब तो पहले लगा है। पंजाब से पहले जहां भी हरियाणा कहाँ, हरियाणवी कल्चर कहाँ है, जहाँ दामन पहरे हैं, नहीं दामन पहरे हैं, लहंगा पहरे हैं, वो है हरियाणवी कल्चर। अच्छा। जहाँ पजामी शुरू हो जाती है वो है पंजाबी कल्चर। इसका मोटा हा वो है कल्चर का। अच्छा। पॉलिटिक्स और रिलीजन, धर्म और जो राजनीति ने वो डिवाइड द सोसाइटी, वो समाज को तोड़ती है। अच्छा। टुकड़े करती है। और लैंग्वेज और कल्चर जो यूनाइट द सोसाइटी, वो भाषा और संस्कृति समाज को जोड़ती है। पाकिस्तान में बैठे भाई यंग ले हमारी बात हो जाए, क्यों वो भी हरियाणवी बोला, एक लगाव है। ठीक है। यहाँ रंगड़ जब तक थे वो धोती बांधा कर दे, ये पाकिस्तान में जाएगा तो चाहे वो कुछ पहन दे, ना मूछ कटाया कर दे, या भी ये जैसे दाढ़ी लंबी मूछ साफ है, ये हरियाणा का बाना नहीं था। मुसलमान मूछ क्यों काटते हैं? चलो वो तो उनका धर्म का मामला, क्यों काटते हैं किसी धर्म पर मैं नहीं बोलूंगा। नहीं वैसे कोई मतलब ना मैं कोई लंबा चौड़ा ना धर्म को मानता, ना भगवान की आलोचना करता, ना मैं उसकी बढ़ाई करता। आपने बस जो दिखा प्रैक्टिकल उसमें मानो। लेकिन मैं तो जो वीडियो वगैरह एक आध बार बना देता हूँ तो उसका कारण सिर्फ ये है, मैं अब जोनी इन दो चीजों के बड़ा हक में हूँ। एक तो धर्म जोनी, धर्म के बेस पर कहीं डिवीजन होता है। आज देश को 1947 से भी ज्यादा खतरा है देश टूटने का, जो ये धर्म के नाम पर झगड़े पैदा किए जा रहे। और दूसरा जाति का, ये जाति और धर्म दो हथियार राजनीतिकों के हाथ में ऐसे हैं जिसे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, जो ये सोसाइटी को बांटते हैं। और समाह 35 से 1 का देव, 35 से 1 का तो चलो हरियाणा में तो दे दिया भाई, एक जाट दूसरी तरफ 35 है, बीच में जमुना नदी है, उस उधर जो नहीं हीरों की चौधर है, वो तो चलो सरकार पर क्यों बुलवाओ मन है। लेकिन सरकारों का ये फैसला एक फार्मूला ले लिया, वह जहाँ जो भी कास्ट डोमिनेट करती है नहीं उसके ऊपर चोट करो, बाकी स्थायी हुए वहां अपने आप भूल जाएंगे। आप यूपी के अंदर हीरों को जो नहीं बैकवर्ड, यूपी का हीर, हरियाणा का हीर जो नहीं वो तो भाजपा को वोट दे रहा है। यूपी का हीर भाजपा के खिलाफ है, हरियाणा का जाट भाजपा के खिलाफ है, यूपी का जाट भाजपा के हक में है। क्यों? बीच में एक जमुना नदी ये तो है। तो ये कौन किसके साथ है, ये सरकार भी नहीं, ये परिस्थितियां तय करती हैं। अच्छा। बाकी मैनेज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, कहाँ का वातावरण कैसा है। वहां जो यूपी में जाट टोटल पॉपुलेशन 3% है और वेस्टर्न यूपी में 17% है। वो डोमिनेट नहीं करते, उन पर दूसरे डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो जो नहीं वहां जो नहीं वो सरकार का सहारा ढूंढते हैं। अच्छा। तो ये चलो वो दूसरी बातें हैं, राजनीति पर नहीं। हरियाणा की आओ, हरियाणा की एक कल्चर है, दामन पहनने वाली जहाँ कल्चर है, इनकी अपनी एक भाषा है। और ये हरियाणवी भाषा जो नहीं, हमारा दुर्भाग्य था कि भाई हमने अपनी लिपि नहीं बना सके, हम नहीं लिपि बना लेते। ये उर्दू ही है। मेरी माँ अनपढ़ औरत थी और वो स्कूल में हमेशा मदरसा कया कर दी। बहुत सी बातें शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के हैं, वहाँ हरियाणवी के भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं। एग्जाम्पल जैसे मदरसा। हाँ, हमेशा वो कहा कर दी मदरसा में क्यों नहीं गया आज। स्कूल कौन बोल रहा? ना स्कूल था ही नहीं उस टाइम, मदरसा था। अच्छा, मदरसा में क्यों नहीं? मदरसे कहा करते। तो हमारी भाषा उर्दू भाषा थी। अच्छा। और ये उर्दू भाषा वैसे भी सांझा के टाइम में पैदा हुई है, और लश्कर बोलते कैंट को, छावनी को। सांझा की छावनी आगरा में थी। अच्छा। और वहां जो कुछ ईरानी सैनिक थे, कुछ पठान थे, कुछ हरियाणा के थे, और कुछ जो है वो हर कास्ट के, हर इलाके के थे। तो वो एक मिली जुली भाषा बोलने लगे। जैसे फौजी को आजकल वाले तो फौजी कहने लगे, पहले फौजी ये कहा करते कितने रोज की छुट्टी आया है, रोज बोल रहे हैं। रोज बोलते थे। अब तो कितने दिन की आया है। तो फौजियों की अपनी एक भाषा है। इसी तरह ये फौजियों की भाषा थी उर्दू। अच्छा। लेकिन इसको स्क्रिप्ट दे दी अरबी वाली, फारसी वाली। और ये मुसलमानों की भाषा बना दी सर सैयद अहमद खान ने 1867 में। अच्छा। उससे पहले ये कौन था? मुसलमानों की भाषा है या। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान की नहीं, 2 नेशन थ्योरी देने वाला भी जिन्ना ने तो उसका फायदा था सर सैयद अहमद खान है। और अच्छा। सर सैयद अहमद खान की एक आर्टिकल है 65 पेज का, असबाब बगावत हिंद 1857 की क्रांति के कारण। उसमें वो लिखा है जो शेख सैयद मुगल पठान थे उनने तो विद्रोह कराया को नहीं। अच्छा। रिवोल्ट करने वाले तो उरे के जो
यहाँ के हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान थे नहीं, हाँ। केवल वो थे। और आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपने जो नहीं हिंदुओं को और मुसलमानों को इकट्ठा मिलाया और उनका लंगर इकट्ठा किया फौज में। एक जगह खाने लग गए, एक जगह बैरगों में सोने लग गए, और उनमें तो भाईचारा हो गया। ये क्रांति इसलिए हुई कि वो फिर वो नादिर शाह का उदाहरण देता है, उसमें है मेरे पास उसकी पीडीएफ कॉपी है 65 पेज की। अच्छा, 65 पेज 19,500 रुपए कीमत है उसकी, कौन पढ़ेगा 65 पेज की बस? हाँ जी, 19,500 रुपए अगर उसकी बुक ले हो तो। अच्छा, तो अच्छी बातों को छुपाया जाता है ताकि लोगों में क्रांति ना हो, लोग रिवोल्ट ना करें, सच्चाई का पता ही ना लगे। तो वो उदाहरण देता है, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, तख्ते ताउस लूट के ले गया, सारा खजाना लूट के ले गया, कोहिनूर लूट के ले गया। वो लिखता है उसकी सेना के अंदर, नादिर शाह की सेना के अंदर 10,000 तो अफगानिस्तान के पठान थे और 10,000 ईरान के थे, और वो उन दोनों को अलग अलग रखता था। ईरान में रिवोल्ट होता तो अफगानिस्तानियों को भेजता जनता का लठ मारने खातर, और अगर वो अफगानिस्तान में तो ईरानी आते विद्रोह को दबाने के लिए, ताकि वो कोई रहम ना करें, उनके वो लोग थे ही नहीं। उल्टा मतलब उल्टा। इसी तरह आपने हिंदुओं को और मुसलमानों को तो कान पड़वाने थे आपस में, दोनों को आपने मिला दिए ये इकट्ठे, इसलिए रिवोल्ट हुआ ये। तो उसने लिख रखा तो हाँ, तो 1833 के अंदर जो है नी, उससे पहले हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी। 1833 में अंग्रेजों ने एक नया प्रांत बना दिया और उस प्रांत का नाम रखा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा। जिसका आजकल यूपी कह सकते हैं। यूपी उसी से आया है, उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम, उससे यूपी निकला है प्रोविंस। तो 1833 में बना दिया, लेकिन 1857 में, और उसके अंदर हमारा दिल्ली एक डिवीजन था, और हरियाणा के 5 सूबे थे, दिल्ली, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और पानीपत। ये 5 जिले तो थे यूपी कह लो उसको, उत्तर पश्चिम प्रोविंस में। और अंबाला और थानेसर थे पंजाब में उस टाइम भी। उनकी कल्चर मामूली सी अलग है इन रोहतक, हिसार, सोनीपत से। ठीक है। और इन लोगों ने ज्यादा क्रांति में भाग लिया। वो उधर मेरठ डिवीजन था जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, याजे, इन दोनों की आधे जमुना से उधर है, आधे इधर है। दोनों का डीएनए एक है, दोनों की भाषा एक है, दोनों की कल्चर एक है। धर्म और से जातियां अलग अलग हो, आज भी एक है। इन दो मतलब वेस्टर्न यूपी का, हरियाणा का जमुना पार बोलते हैं, जमुना पार बोलते हैं, कुछ नहीं फर्क। लेकिन 1857 में इन लोगों ने सबसे बड़ी क्रांति दी। जैसे 80 में 18 अंग्रेज मारे गए थे, हिसार में 17-18 मारे गए थे। हिसार का 80 में जो मंगल का पुट्ठी, हिसार का डीसी कत्ल कर दिया 1857 में यहाँ के लोगों ने। कैसे कत्ल कर दिया? हमारी गोली कोर्ट के अंदर डीसी हिसार को वेडबर्न था। अच्छा। हिसार का जो वो था थॉमसन तहसीलदार, उसको कत्ल कर दिया क्रांति में, 1857 की क्रांति में हिसार के अंदर। अच्छा। 80 में कत्ल करे हिसार में किए। सिरसा में जो फौज का उनका कमांडर था वो कत्ल कर एक छतरिया गांव है वो, और उसका साला फैले जो ने कुएं में डाल दिए, दोनों मारे के। तो रोहतक के डीसी को भागना पड़ा, और गर्मी में इतना भाग गया जो उनकी मतलब गर्मी थी, अंधा हो गया गर्मी से। सांपला, रोहतक से सांपला तक पैदल गया, मारे लठ लोगों ने। और पानीपत का डीसी का जो दिल्ली के अंदर गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। फोर्ड जो था गुड़गांव का डीसी था, वो भाज के पैदल जो नहीं मथुरा जाकर पीछा छुटाया। अच्छा। तो यहाँ क्रांति थी। सजा के तौर पर 6 फरवरी 1858 को इस प्रांत को तोड़कर इस हरियाणा के लोगों को पंजाब के साथ अटैच कर दिया गया, और यहाँ पर जो नहीं ना कोई स्कूल खोला ना कॉलेज खोला, इसलिए हमारे लोग अनपढ़ थे और ना उनको सरकारी नौकरी दी। मतलब क्रांति थी, शुरू लड़ाके थे, इनको सजा देनी थी। हाँ, सजा देनी थी, लड़ाके थे, लड़ाके शुरू से थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर आकर हमने नौकरियां मिलनी शुरू हुई है फौज में, थोक के बाजों ने लोग लगाए, और फिर सेकंड वर्ल्ड वार में फौज की नौकरियां मिली। वो भी मरण सबसे पहले ये हो जाओ नेकीराम कॉलेज रोहतक का, पंडित नेकीराम कॉलेज ये खुला था यहाँ हरियाणा में। तो 1927 में कब खुला? पहला कॉलेज था ये। अच्छा, पहला कॉलेज था। हाँ। अच्छा। तो हरियाणा में एजुकेशन थी, इसलिए एजुकेशन नहीं थी, नौकरियां नहीं थी। उसी करके अपना इतिहास लिखा गया।
उसी करके लिपि नहीं बनी अपनी। वो हमारी लिपि नहीं बनी क्योंकि एजुकेशन कम थी। अच्छा, फिर यहाँ जागीरदारी सिस्टम आपको जो नहीं, कहीं कोई 5 गामा का मालिक, कोई 7 गामा का मालिक है। हाँ। ऐसा हरियाणा में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक था। अच्छा। और दिल्ली के जो नहीं आसपास की जो जमीन थी 100-200 किलोमीटर तक की, हाँ। उसको खालसा लैंड कहते थे। खालसा में नहीं, सरकार की गवर्नमेंट लैंड। हाँ। तो वो सीधी दिल्ली वाली सरकार के नीचे होती। खालसा लैंड? हाँ, खालसा लैंड तो कहते थे। खालसा में सरकारी खालसा गवर्नमेंट पंथ क्यों कहते ना हैं? ना, खालसा पंथ, खालसा उसका अरबी का शब्द है। अच्छा। खालिस, खालसा प्योर कहते हैं, खालसा से खाली से, बट वो बिल्कुल प्योर वो है। तो खालसा तो दूसरी सेंस में लेते हैं, जो बाल वगैरह नहीं कटवाता। हाँ, हाँ, हाँ। वो खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 हाँ, में हाँ, बनाया था। हाँ, हाँ। चलो वो आप हरियाणा की बात करो, उधर पंजाब की तरफ। नहीं, मेरा ध्यान आ गया। नहीं, हाँ, वो मतलब खालसा मतलब खालिस प्योर। हाँ। अरबी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है, बल्कि अरबी का नहीं, फारसी का। क्योंकि उर्दू से पहले राजकाज की भाषा जो है नहीं, वो मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी थी। अच्छा, उर्दू जब नहीं आई थी तो उर्दू को तो अंग्रेज ले आए हैं। हाँ। ऑफिशियल भाषा अंग्रेजों ने बनाया उर्दू को। उससे पहले फारसी थी। ओके। और ये मेरे ख्याल से 1837 में बनाना शुरू किया ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को। अच्छा। 1837 से पहले ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी उर्दू, फारसी थी। तो अपनी मतलब यह है कि उर्दू बहुत पहले को नहीं आई ना, बोलचाल की भाषा में थी। उर्दू में लिखा भी करते नू। तो गालिब जो नहीं, वो 18 के गदर में था। गालिब 1869 में मरा है। उर्दू जो नहीं, वो दिल्ली और आगरा की भाषा है। इसका अर्थ दिल्ली और आगरा है उर्दू का। और हाँ, और उर्दू और हिंदी सगी बहने हैं। उनकी दोनों सिर्फ स्क्रिप्ट में फर्क है। स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? लिपि कहते हैं। लिपि में फर्क है। एक की जो नहीं अरबी की लिपि है और एक की संस्कृत की लिपि। एक की देवनागरी का है, एक की देवनागरी लिपि, और एक की वह अरबी लिपि, अरेबियन अरबी लिपि है। बाकी उनके शब्द जो नहीं, उर्दू बोलने वाला की हिंदी समझ में आ जाएगी, हिंदी वाला की उर्दू समझ में आ जाएगी। दोनों सगी बहने हैं। लेकिन अब कोशिश की जा रही है 1947 के बाद। हमने तो उर्दू का बट्ठा, हिंदी में तो संस्कृत के शब्द ज्यादा से ज्यादा ठोके जा रहे हैं। संस्कृत कितनी पुरानी है? संस्कृत तो भाई सबसे पहली भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत में वेद सृष्टि की, सृष्टि की तो नहीं कहो, भारत की कह लो। भारत की सबसे पहली भाषा संस्कृत है। क्योंकि मतलब हमारी सबसे पुरानी किताबें वेद मानी जाती हैं और वेद संस्कृत में है। और ये जितनी भाषाएं निकली हैं नहीं, ये सारी नूकन संस्कृत से निकली है। अच्छा। और लेकिन संस्कृत जो नहीं, वो एक चंद एक लोगों की भाषा रही है, राजसी भाषा रही है। ये कभी आम जन की भाषा नहीं रही। तभी नहीं आती, ऐसा कभी नहीं था। मतलब इंडिया के अंदर संस्कृत आम बोलचाल की भाषा रही हो। तो पढ़े लिखे आदमियों की भाषा, लिखने वालों की भाषा जो नहीं, उनकी रही है। क्योंकि संस्कृत को किसी भी समाज को कंट्रोल करने के लिए एजुकेट नहीं, बिल्कुल राजकुमारों के लिए और ऋषि मुनि पढ़े लिखे ब्राह्मणों के बच्चों के लिए बस पढ़ाई थी। आम जनता के लिए कोई पढ़ाई नहीं थी। ये कितने पुरानी बात है? मतलब पुरानी तो चलो, ये तो आइडिया 1100-1200 ईस्वी, मुसलमान कहानी तो पहला तक तो थी। 1500-1600 में आए हैं मुसलमान ना। 1192 में पृथ्वीराज चौहान, ये मोहम्मद गौरी आ गया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान लास्ट हिंदू किंग था दिल्ली का। हाँ। तो नहीं, संस्कृत पापा डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो मतलब संस्कृत ऐसे भाई इसका ना इतना मुझे नहीं पता कब से, मतलब लेकिन नहीं, वैसे भी पढ़ाई नहीं जाती कि आम बोलचाल की भाषा संस्कृत कभी नहीं रही। ऐसा क्यों? मतलब क्यों नहीं पढ़ाते थे? चंद क्या भी सबको क्यों पढ़ाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहता है? एजुकेशन, पढ़ाओ, पढ़ाई, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर संगठन बनाओ और फिर स्ट्रगल, फिर संघर्ष करो। पढ़े लिखे आदमी की सोचन शक्ति बढ़ेगी। सोचन शक्ति बढ़ेगी तो उसको ये पता लगेगा तेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा तो वो रिवोल्ट करेगा ज्यादती के खिलाफ। रिवोल्ट को कौन पसंद करता है तेरे खिलाफ? एक और मैं सॉरी टोकना चाहूंगा, मैं हमेशा से ना जो सरकारी स्कूल में रिजर्वेशन है उसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलाफ रहा हूँ। वो क्यों रहा हूं मैं? वो जो वजीफे कौन दिया करें, भी बालक पढ़े नहीं, उसका मतलब लालच में। मैंने बहुत सारे गामा के लोग देखे हैं जो सिर्फ छोरी ना नू भेजेंगे उसके पास। चलो शुरू किया था उस टाइम, तो ये किया था भाई इससे थोड़ा भी एक मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल जाए। हाँ। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। तो कोई भी जो 10,000 का चौकीदार भी लग रहा होगा नहीं सरकारी नौकरी, हाँ। वो भी अपने बच्चों को जो है वो
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। हाँ। क्योंकि उसको एजुकेशन की वैल्यू का पता लग गया। हर कीमत पर वो फीस भरेगा, आपका पेट काट के भी। ठीक है, तो वहां तो बेचारे वो जा रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कम है या उनके माँ बाप कम जागरूक हैं। सरकारी स्कूलों में तो वो बच्चे जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए सरकार ने? कोई स्कूल अच्छे हो? सबसे पहले तो किसी देश को तरक्की करनी है तो ये नु कहे नहीं वन नेशन वन इलेक्शन है, वन पार्टी है। मैं नु कहूँ वन एजुकेशन बनाओ, वन सिलेबस और वन एजुकेशन, सारे एक जैसी किताबें पढ़ेंगे। क्या बात है। और एक जैसे टीचर होंगे, देश का विकास तो तब होगा। और एक जैसी सुविधाएं दो। आप जो है नहीं बच्चे को मतलब मिड डे मील दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मुफ्त में किताबें दे रहा हूँ, उसका पिताजी की इकोनॉमी को आजकल तो वो फैमिली प्रॉपर्टी पहचान पत्र बन रहा है। बस जिनकी इनकम कम है उनको 10-10 हजार रुपये, जो एक बच्चा स्कूल में तो 5,000 महीने का वजीफा दे दो, वह तो इस पर खर्च कर भाई। उनके आप इकोनॉमी का आधार सुधारोगे तभी तो वो तरक्की करेंगे। और जाति के आधार पर क्यों दिया जाए वजीफा? ये सबसे इकोनॉमिक कंडीशन पे दिया जाए। वहीं से हीन भावना भी तो आ जाए बालक में भी हीन भावना आ जाए, दूसरे में भी ईर्षा पैदा हो जाए। 42% वाला तो MBBS बन गया, मेरा छोरा 78% वाला रह गया। ये कान पढ़वाने की आप सुविधाएं दे उनको बराबर की, एक जैसा सिलेबस दो आप बराबर दे दो उनको। आपसे 50,000 रुपये महीने का वजीफा दे दो। लेकिन ट्यूशन भी ले, कमरा भी बनवा, तेरा AC भी लगवा, सब कुछ कर। सिलेबस एक होगा, कंपटीशन एक होगा। अभी तो करीम आएगी, ये सारी देश की करीम विदेशों में जाने लग रही है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। 6700 मिलियनियर जो है ना वो एक साल में देश छोड़ के गए थे। मैं कितने न्यूज पढ़ रहा था, दुबई चले गए। 6700 मतलब जो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग सारे छोड़ने लग रहे हैं देश ने। 6700 जाते हैं, 6700 मिलियन तो नहीं। मिलीनियर मतलब मिलीनियर मतलब करोड़पति लोग, अरबपति लोग छोड़ने लग गए देश में। पानी की बोतल ले आऊं, 1 सेकंड लगाऊंगा मैं और चलता रह गए तो एक बार देख भी लिया।